हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। तो जो आज हमने जो टॉपिक लिया है ये लिया है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें कि आज हम पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति और वैदिक काल के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक वाइज कंटेंट हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पाषाण काल में जितने जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वह आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और उसके अलावा किस तरह से पाषाण काल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस तरह से आगे बनने की संभावना है, तो वह सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नोट्स हैं, वह हम पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट्स हैं और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और इसके अलावा उस पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो वह सभी आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इसके अलावा जो भी चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहला जो टॉपिक है ये है हमारा पाषाण काल। उससे पहले हम कुछ बातें और पढ़ लेते हैं, जो बेसिक जानकारी है वह हम जान लेते हैं। तो ये पूछ लिया जाए कि हिस्ट्री के जनक कौन है, तो ये सभी को पता है, हेरोडोटस हैं। ठीक है, तो ये 3 में डिवाइड हुआ है। 3 में डिवाइड है। क्या क्या है जो ऐतिहासिक काल हैं, ये किस में 3 में डिवाइड हैं। सबसे पहले है प्राक ऐतिहासिक काल, यानी कि हम इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम बोलते हैं प्रोटो। ठीक है, प्रोटो। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, हिस्टोरिकल पीरियड। तो जो प्राक ऐतिहासिक काल है, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, इसमें हमें किसी भी प्रकार के लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुए। ठीक है, किसी भी प्रकार के लिखित स्रोत नहीं प्राप्त हुए। दूसरा जो आता है ये है प्रोटो हिस्टोरिकल। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें हमें लिखित स्रोत तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं। यानी कि लिखित स्रोत तो हमें मिला है, लेकिन उसको हम पढ़ा नहीं जा सकता है। अच्छा, फिर तीसरा आता है ये है हिस्टोरिकल। तो ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित स्रोत भी मिले हैं और हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्री हिस्टोरिकल, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल की। इसको हम स्टोन एज भी बोलते हैं, यानी कि पाषाण काल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टोन एज, यानी कि पाषाण काल। तो ये 4 में डिवाइड होता है। ये कितने में डिवाइड होता है? 4 में। कौन कौन सा? पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण को हम ताम्र पाषाण भी कहते हैं, तांबे की खोज उसमें हो गई थी, तो उसको हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण भी कह देते हैं उत्तर पाषाण को। तो ये 4 में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और उत्तर पाषाण। अब हम पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है, जो पशुपालन का जो प्रारंभ है ये किस में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। दूसरा पॉइंट है ये है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, ये बुर्ज होम जम्मू एवं कश्मीर से प्राप्त हुआ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मेन पॉइंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। 2-3 बार अगर आप वीडियो यह सुन भी लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपको एक तरह से ये याद हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट इसमें कहता है सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन ये नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। खाद्यान्नों की बात करते हैं। जो खाद्यान्नों का जो उत्पादन है ये किस में प्रारंभ हुआ था? तो ये नव पाषाण में प्रारंभ हुआ था। चौथा है इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल क्रमशः हैं लहुरादेव, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़, यहाँ से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष इसमें प्राप्त हुए हैं। फिर इसमें दिया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जितने भी ये सर्वेक्षण वगैरह जो होते हैं, जो पुरानी चीज़ें खोजी जाती हैं, ये किसके अधीन आ जाता है? कौन से विभाग के अधीन आ जाता है? तो ये आ जाता है संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें है सैंधव सभ्यता एवं
संस्कृति। तो सैंधव सभ्यता ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। आर्य तो बाद में आए हैं, है ना। तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत था। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। जैसे हमने पहले बताया था कि जो उत्तर पाषाण था उसमें क्या हुआ था, तांबे की खोज हो गई थी, तो उसको हम क्या कहते थे, ताम्र पाषाण कहते थे। ठीक है। और फिर इसमें दिया गया है हड़प्पा वासी चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर खान से प्राप्त करते थे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत अफगानिस्तान एवं ईरान में स्थित थे। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। ये बेसिकली है कहाँ, तो ये पाकिस्तान में है। और जो इसकी जो खोज की थी ये किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। और जो मोहनजोदड़ो है ये किस नदी के तट पर है? तो ये सिंधु नदी के तट पर है। अच्छा, यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिला है? इसको हम क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो को? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का गलीचा कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता का गलीचा किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है, स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है। और सूती वस्त्र मिले हैं और कांसे की नृत्य की मिली है, चौड़ी सड़कें मिली हैं। ठीक, तो ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह कैसी थी? एक नगर नियोजन व्यवस्था थी। वहाँ की सभी जो सड़कें वगैरह थी वो काफ़ी अच्छी थी, है ना। तो वहाँ पे ये क्या माना जाता है? नगर नियोजन को माना जाता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है? नगर नियोजन। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, वह कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा, ये इसमें पहली खुदाई की गई थी हड़प्पा में। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1921 में, 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। ये किसके कौन सी नदी के पास है? तो ये रावी नदी। किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है। फिर इसमें दिया गया है कि हड़प्पा नामक पुरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को ही हम क्या कह देते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में हुई थी, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? हड़प्पा सभ्यता कह देते हैं। फिर इसमें दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चहोंदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहां से वक्राकर ईंटें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुवड़ वाले बैल का है। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। सबसे पहले कौन सा किया गया? तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। मिस्र की सभ्यता का विकास ये नील नदी की घाटी में हुआ था। मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? नील नदी की घाटी में हुआ था। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा करते थे। अब इसमें नेक्स्ट है प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। अब ये इसमें बताया गया है कि इसमें जो धातु है वह कहाँ से प्राप्त हुई है, किस स्थल से प्राप्त हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो तांबा, तो ये खेतड़ी से प्राप्त हुआ है, राजस्थान में है और बलूचिस्तान। लाजवर्द ये बदखंशा ये अफगानिस्तान से, फिरोजा टिन ये ईरान से,
चांदी ये राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान और ईरान से। सीसा कहाँ से प्राप्त हुआ? ये सभी कच्चा माल है ना। सीसा कहाँ से? ये अफगानिस्तान से। शिलाजीत ये हिमालय से। गोमेद ये गुजरात से। अब ये हो गया इतना। अब हम देखते हैं वैदिक काल के। वैदिक काल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, वह हम देखते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेद त्रयी किसको कहा जाता है या त्रयी किसको कहा जाता है, तो ये इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जो अथर्ववेद है वह तो बाद में आया था, है ना। नेक्स्ट इसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ये ऋग्वेद में मिलता है। जो वर्ण शब्द है इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख हमें जो मिला है, ये कहाँ मिला है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। ऋग्वेद में 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। जो ऋग्वेद में उसमें वो 4 वर्णों की जो उत्पत्ति बताई गई है वो एक विराट यानी कि बड़े पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड यानी कि बलिदान विधि, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में कुल 28 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। जो उपनिषद है वह दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। जो उपनिषद है उसका अर्थ क्या होता है कि जो शिष्य द्वारा जो ज्ञान प्राप्ति होती है वह क्या है? अपने गुरु के समीप जाकर बैठना। ये किस में है? ये उपनिषद का अर्थ है। फिर है इसमें सिंधु नदी का ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णन किसका हुआ है? सिंधु नदी का ऋग्वेदिक काल में महत्वपूर्ण स्थान था और इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। वरुण देवता को ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। ये सब 2-3 बार पढ़ने वाली चीज़ें हैं तो वो माइंड में सेट हो जाएंगी, है ना। वरुण देवता को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना गया है। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। जो बृहस्पति देवता है उनको क्या माना जाता है? वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव को माना है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का आदि देश किसको माना है? उत्तरी ध्रुव को माना है। वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। किसकी प्रधानता थी? यज्ञ की। दशराज्य जो युद्ध है ये 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी यानी कि जो आधुनिक काल में इसका नाम क्या है? रावी नदी, पहले इसको क्या बोलते थे? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का तादात्म्य में है जौ से स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है? तो ये जौ से स्थापित किया गया है। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी और सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है जिसे लगभग 250 सूक्त समर्पित है। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को हम क्या कहते थे? उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? उपाध्याय उनको कहा जाता था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन ये पशुपालन एवं बाद में कृषि था।
वैदिक काल में क्या था, जीविकोपार्जन यानी कि जीवन व्यापन करने के लिए, जो जीवन की जो प्रक्रिया है उसको चलाने के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले को हम क्या कहते थे, उपाध्याय कहते थे। प्राचीन काल में जो आर्यों का जो वो चलता था जीविकोपार्जन, तो उसका जो मुख्य साधन था वह क्या था, पशुपालन था, और बाद में फिर क्या हो गया था, कृषि हो गया था। ये हो गया सारे, यहाँ तक हमने सारे जो पॉइंट हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वह सभी हमने डिस्कस कर लिए। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो देखो इसमें पाषाण काल के बारे में हो गया, पाषाण काल के बारे में हमने देख लिया इसमें, और सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, और इसके अलावा हमने क्या देखा, वैदिक काल हमने इसमें देख लिया। अब देखते हैं, ये 3 टॉपिक हो गए, इसके 3 ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको 2-3 बार सुनना तो आपको ये ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है पाषाण काल। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो जो हड्डी से निर्मित आभूषण हैं वह भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो देखो ये पूछा गया था, RO मेंस 2013 का प्रश्न है। सरायनाहर से, मदहा से, लेखैया से, या फिर चौपानी मांडो से। तो जो हड्डी से निर्मित जो आभूषण हैं मध्य पाषाण काल की बात कर रहा है, तो ये हमें 2 जगह से प्राप्त हुए हैं, एक सरायनाहर से और दूसरा मेहदहा से। सरायनाहर से और दूसरा मेहदहा से प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल मेहदहा ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा ने मेहदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है जो झील क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, एक है बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, और ये है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में, ये 3 में बटा हुआ है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण वाले आभूषण हमें बड़े पैमाने में प्राप्त किए गए, और जो दूसरे जो लेखक हैं जो डॉक्टर जय नारायण पांडे हैं, उनके द्वारा लिखित पुस्तक में कहा गया है कि जो उनकी जो लिखित पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, इनकी फेमस पुस्तक है, इसमें कहा गया है कि मेहदहा, सरायनाहर एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। ठीक है, मेहदहा, सरायनाहर और दमदमा ये तीनों स्थल हैं जहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए गए। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, सरायनाहर और मेहदहा। एक और याद कर लेना, क्या नाम है, दमदमा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखो डायरेक्ट हम देखते हैं, तो इसमें कथन क्या बोल रहा है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण इसका ये रहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो देखो इसमें क्या सही होगा, तो अगर हम बात कर लेते हैं, सरायनाहर में खुदाई के बाद ये अवधारणा थी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। ठीक है, वही बात है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में जो गंगा घाटी है वहाँ पे उन्होंने वहाँ वो लोग चले गए, वहाँ पे उन्होंने प्रव्रजन किया, और जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें दोनों ही बात सही दी गई हैं। ठीक है, दोनों ही बात सही हैं, तो इसमें ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अब ये सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें है, एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और दूसरी तरफ ये किस नदी के पास अवस्थित है। ठीक, तो देखो सबसे पहले है, ये है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के पास है, भोगवा, घग्गर, रावी या फिर सतलज। तो जो हड़प्पा नदी है ये है रावी नदी के पास। ठीक है, किसके पास है, रावी नदी के पास है। दूसरा है कालीबंगा। तो ये कालीबंगा कहाँ पर है, तो ये है घग्गर नदी के पास। ठीक है, घग्गर। तीसरा है लोथल। लोथल कहाँ पर है, तो ये भोगवा नदी के पास है। और रोपण, तो ये सतलज नदी के पास है। तो देख लेना, इसमें मिलान कर लेना, ऐसे ही याद कर लो, हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी के पास है। कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा और रोपण ये सतलज नदी के पास है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था।
रोपड़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर कालीबंगा से। तो जो हमें विशाल स्नानागार जो हमें मिला है, जो प्राप्त हुआ है, वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से। तो जो मोहनजोदड़ो है ये उसमें बताया था पॉइंट्स में कि क्या था, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। किसने खोज की थी? राखलदास बनर्जी ने। किस नदी के पास है? सिंधु नदी के पास है। इसको हम मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता का गलीचा किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से हमें सब बड़ा बड़ा प्राप्त हुआ है, जैसे बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है, बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, ठीक है, चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई हैं, और तांबे के ढेर प्राप्त हुए हैं, और कांसे की नर्तकी, ये सभी कहाँ से? हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह जानी जाती है किसके? अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, और इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है ना, ये इंपॉर्टेंट थे दोनों। इसमें है फिर अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, और अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इन सभी के लिए जानी जाती है। तो इसमें सभी राइट हो जाएंगे, ठीक है, सभी इसमें सही हो जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल था, कालीबंगा था, धौलावीरा था, या फिर सुरकोट था। तो कौन सा जो हड़प्पीय नगर है वह 3 भागों में विभाजित था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। 3 भागों में कौन सा विभाजित था? तो धौलावीरा ये विभाजित था। तो धौलावीरा ये कहाँ पर है? ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार में बना था, और इस नगर को 3 भागों में, ठीक है, इस नगर को 3 भागों में विभक्त किया था। अब वो कौन कौन से भाग हैं? तो देखो, एक तो है किला, दूसरा है मध्यनगर, और तीसरा है निचला नगर। ये 3 भाग हैं निचला नगर, ठीक है। किला, मध्यनगर और निचला नगर, ये 3 भागों में विभक्त किया था। किसको किया था? धौलावीरा को। किसको किया था? धौलावीरा को, ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। और इसके अलावा हम देख लेते हैं, अच्छा, लोथल से हमको क्या प्राप्त हुआ था? ये इम्पॉर्टेंट है। लोथल से हमको क्या प्राप्त हुआ था, बताइएगा। तो देखो, लोथल से हमें बंदरगाह मिले हैं। बंदरगाह को क्या बोलते हैं? गोदीबाड़ा, ठीक है, बंदरगाह गोदीबाड़ा। यहाँ से जब बंदरगाह हैं तो यहाँ पर विदेशी व्यापार भी होते होंगे, है ना, होते होंगे कि नहीं होते होंगे? जब बंदरगाह हमें मिले हैं तो यहाँ से विदेशी व्यापार भी होते होंगे। अच्छा, और इसके अलावा युगल समाधान मिला है, ठीक है, और फारस की मोहरें मिली हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और लोथल ये किस नदी के पास है? ये भोगवा नदी के पास है। और इसको कैसा शहर माना जाता है? तो ये एक तरह से व्यापारिक शहर था, क्योंकि ये यहाँ पे बंदरगाह मिले हैं, तो कुछ ना कुछ आना जाना विदेशी व्यापार होता रहता होगा, ठीक है। अब है इसमें देखो, बी ऑप्शन है कालीबंगा। तो कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ है? पहले तो ये देख लो, कालीबंगा किस नदी के पास थी? तो ये घग्गर नदी के पास। और यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, और चूड़ी मिली है, चूड़ी, है ना, कालीबंगा से क्या मिली है? चूड़ी मिली है, और यज्ञ का सामान मिला है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला। तो ये कालीबंगा में, या लोथल में, या फिर ऑप्शन इसमें दिए गए हैं धौलावीरा में या बड़वाली में। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो कहाँ से मिला है? ये मिला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लोथल से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की ये प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय सभ्यता संदर्भ में हाथी दांत का जो पैमाना है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, सबसे पहले है इसमें हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने।
दूसरा है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की किसने की थी? तो ये की थी बीबी लाल ने की थी। ये देखो फोर्थ ऑप्शन नीचे दिया गया है, बीबी लाल। फिर है इसमें तक्षशिला। तक्षशिला की खोज किसने की थी? तो ये जॉन मार्शल ने। और लास्ट है कौशाम्बी। कौशाम्बी की थी NG मजूमदार ने। ठीक, ये आप मिलान कर लेना, इसमें देख लेना कौन सा सही आंसर होगा। सी हो जाएगा इसमें 3, 4, 2, 1। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एस्टेक, मुइस्का, इंका। माया, मुइस्का, इंका, एस्टेक। एस्टेक, मुइस्का, माया, इंका, या फिर एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका। तो इसमें जो सही जो क्रम होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एस्टेक, माया, मुइस्का और इंका। इसमें सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे वैदिक काल के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये सभी को पता है कौन सा है सबसे पुराना वेद। यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, या फिर अथर्ववेद है। तो जो सबसे पुराना जो वेद माना जाता है वह किसको माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। तो भारतीय साहित्य में हम बात कर लेते हैं वेदों की, तो ये वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है तथा अथर्ववेद है। सबसे पुराना है, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद माना जाता है वह किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। और सबसे प्राचीन माना जाता है किसको माना जाता है? ऋग्वेद को ही माना जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें देखने को मिलता है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ठीक। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें क्या देखने को मिलता है? तो इसमें स्तोत्र एवं कर्मकांड देखने को मिलते हैं। कर्मकांड यानी कि यज्ञ वगैरह इसमें सभी देखने को मिलते हैं। सामवेद। सामवेद में हमें संगीत में स्तोत्र देखने को मिलते हैं। और अथर्ववेद में हमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल कितने 10,552 रचनाएं हैं। कितनी है? 10,552 ये रचनाएं हैं। 10,28 इसमें सूक्तियां हैं। ठीक है। और यजुर्वेद की बात कर लेते हैं तो इसमें यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड देखने को मिलते हैं, वर्णित है इसमें। सामवेद के पद गेय रूप में यानी कि संगीत में स्तोत्र हैं और जिनको उद्गाता नामक पुरोहित गाता था। ठीक। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय अथर्ववेद की बात हो रही है। कुल 20 अध्याय और 5987 मंत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण आदि के संदर्भ में साक्ष्य हैं। ठीक है। तो इसमें देख लेना राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का हो जाएगा सेकंड, सी का हो जाएगा फर्स्ट, और ठीक है ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा 4213। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ऋग्वेद है, श्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, या फिर युद्ध का ग्रंथ है? जो ऋग्वेद है वह क्या है? तो ये है श्रोतों का संकलन है। क्या है? श्रोतों का संकलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये आपने पढ़ा होगा, नचिकेता और यम का संवाद ये किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कंठोपनिषद, या फिर केन उपनिषद। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि कठोपनिषद। कहाँ पे? कठोपनिषद में। तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। अब वो क्या उपदेश है? तो देखो, ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद ये किसका है? ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, उर्दू, पाली, या फिर हिंदी? तो जो श्रीमद् भागवत गीता है ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी।
तो श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। ठीक है, इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो कालिया है, वासुकी है, पुष्कर है या फिर शेषनाग है? ये था वासुकी सर्प। ठीक है, कौन सा था? वासुकी सर्प। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कूर्मावतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है या फिर अथर्ववेद से है? तो होता का संबंध है ये है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। तो अगर देखो ऋग्वेद की हम बात कर लेते हैं तो इसमें कुल कितने मंडल हैं? तो देखो 10 मंडल हैं। सबसे पहले याद कर लो कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 10-28 सूक्ति हैं इसमें। ठीक है, 10-28। और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? तो ये हैं 10-552, ये ऋचाएँ हो गई। 10-552 ये ऋचाएँ हो गई। ये मंडल हो गया, ये सूक्ति हो गई और ये ऋचाएँ हो गई। ऐतरेय तथा कौशिकी की ये ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा कौशिकी। इसमें ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। जो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे, ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उसको क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था, पुरोहित। ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। इसके द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता था और प्रथम तथा दशम मंडल अर्वाचीन है। ठीक, तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग ये किसके लिए किया गया है? तो ये सभी को पता होगी और इजी भी है क्वेश्चन। तो बताइए, बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या फिर घोड़े के लिए? तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग ये किसके लिए किया गया था? ये किया गया था गाय के लिए किया गया था। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया जाता? तो गाय के लिए किया गया था। तो वैदिक काल में गाय अघन्या, यानी कि अघन्या मतलब क्या होता है? न मारे जाने योग्य। न मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, उसको हम क्या कहते हैं? अघन्या कहते हैं। तो गाय की जो हत्या थी या उसको घायल करने वाले व्यक्ति, जैसे गाय की हत्या कोई कर दे या फिर उसको घायल कर दे तो उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था या फिर देश निकाला कर दिया जाता था। इसकी व्यवस्था हमें किस में मिली है? तो हमें वेदों में मिली है। ठीक है, तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था। तो कौन कहलाता था? ये पॉइंट्स में भी हमने पढ़ा था। तो आचार्य, अधर्वयु या उपाध्याय या फिर पुरोहित। तो जीविकोपार्जन, जीवन यापन करने वाले जो वेद वेदांग थे उसको पढ़ाने वाले जो अध्यापक जो होते थे उसको हम क्या कहते थे? ये कहते थे उपाध्याय कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? उपाध्याय। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले जो अध्यापक थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे तथा कोई शुल्क नहीं लेते थे, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेते थे। जो भी उनके जो शिष्य थे उनको दक्षिणा देते थे तो वह स्वीकार कर लेते। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से? तो गोपथ ब्राह्मण ये किससे संबंधित है? तो देखो इसी में इस क्वेश्चन में ही सारे पॉइंट्स बता देते हैं। तो गोपथ ब्राह्मण पहले तो ये देख लो ये किससे संबंधित है? ये है अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक, अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं। ये ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। इनमें देखो कौन कौन से आ जाते हैं? ऐतरेय ब्राह्मण आ जाता है, कौशिकी ब्राह्मण आ जाता है, तांड्य ब्राह्मण आ जाता है, षंडविंश ब्राह्मण आ जाता है, शतपथ ब्राह्मण आ जाता है और गोपथ ब्राह्मण ये अधिक उल्लेखनीय है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ठीक है, किससे है? वेदों से।
जो ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण है, इन दोनों का संबंध ये ऋग्वेद से है। ठीक है, ऐत्रेय और कौशिकी इन दोनों का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। तांडेय ब्राह्मण, षंडविंश ब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण, इन चारों का संबंध किससे है? तो ये सामवेद से है। कौन कौन से? तांडेय ब्राह्मण, षंडविंश ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, इन चारों का संबंध किससे है? सामदेव से है। अच्छा, अब इसमें क्या बचा? शतपथ ब्राह्मण, इसका संबंध यजुर्वेद से है और गोपथ ब्राह्मण, इसका संबंध अथर्ववेद से है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता या फिर जय संहिता? जो महाभारत है ये मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। तो देखो, महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे। प्रारंभिक काल में इसमें कितने श्लोक थे? 8800 इसमें श्लोक थे। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। और महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या ये थी 24000, 24,000। ठीक है, इसमें क्या था? महाभारत का जो दूसरा संस्करण था उसको भारत था दूसरा संस्करण, उसका नाम, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। ठीक है, महाभारत। और इसको पहले क्या जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने बहुत सारा टॉपिक कवर किया। सबसे पहले हमने पॉइंट्स देखे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वह सभी हमने आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए, जिसमें कि सबसे पहले हमने पाषाण काल के देखे थे, फिर सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, उसके बाद वैदिक काल, और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह हम टॉपिक वाइज ही लेंगे, है ना। तो उसमें आ जाएगा बौद्ध धर्म, आ जाएगा जैन धर्म, आ जाएगा शैव भागवत धर्म, जितने भी धर्म है वह सभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम पॉइंट्स देखेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आने वाले हैं। ठीक, वह सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे कि आराम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितने भी पॉइंट्स हैं या फिर जितने क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस में भी काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है, उसमें भी काफ़ी व्याख्या बताई गई है, तो वह सभी आप ध्यान से ज़रूर सुनें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।